हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीटेट जुलाई के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी। मैंने 2011 वाले पेपर से शुरुआत की है और 2024 तक ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं ऑनलाइन वाले पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि ईवीएस मैंने पहले भी कंप्लीट पढ़ाया था और इस बार भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। जल्द ही आपकी एनसीईआरटी वाली क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें मैं एनसीईआरटी की बुक्स के शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ाती हूँ और फ्री में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ। पहले भी करवाए थे और इस बार भी करवाऊंगी। तो जल्द ही आपकी एनसीईआरटी वाली क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये 2011 वाला पेपर है और जिस क्रम में पेपर आपके हुए हैं उसी क्रम में मैं सभी पेपर सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और चौथा है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि दत्त कार्य क्या होता है। तो दत्त कार्य जो है होमवर्क होता है जो स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्रों को घर के लिए दिया जाता है, यानी कि गृह कार्य होता है, घर के लिए जो करने के लिए दिया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो सत्य है वह हमें बताना है। तो दत्त कार्य जो है बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। डी विकल्प इसमें सही है। बच्चे अपने विचारों का निर्माण करते हैं, अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उच्चारित करने का अवसर मिलता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पहला विकल्प है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तीसरा है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। और चौथा है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो निदर्शन जो होता है वह किसी शोध की यानी किसी खोज की आधारशिला है। अब इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है आपका बी विकल्प, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। पहला विकल्प है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। दूसरा है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। तीसरा है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। और चौथा है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इस प्रश्न में जो आपका सही विकल्प है वह है सी विकल्प, के जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि उसे लगातार खांसी आ रही है। तो जो कालिख होती है यानी कि जो धुएं से जो कार्बन निकलता है वो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है, इसीलिए उसे लगातार खांसी आ रही है। इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। दूसरा है चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। तीसरा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और चौथा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो एक विद्यालय ने क्या किया है कि राजस्थान के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है कक्षा 5 के लिए। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, तो ये पूछा गया है। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। बच्चे कक्षा 5 के हैं तो वो ध्यान से अवलोकन करेंगे। टिप्पणियां हैं उन्हें दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी विकल्प आप देखेंगे तो आप पढ़कर ही समझ जाएंगे कि ये विकल्प उत्तर नहीं हो सकते। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। यहाँ पर रानी जो है 2 ढेरियों में कूड़े को इकट्ठा कर रही है। एक में क्या क्या डाला है, केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। और दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। नीचे लिखा हुआ है रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। पहला लिखा है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित। दूसरा है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। और चौथा है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो रानी जो है 2 ढेरियों में कूड़ा एकत्र कर रही है। पहले में उसने केले के छिलके, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां डाली हैं। तो ये जो कचरा है ये अपघटित होने वाला है। कुछ समय बाद ये अपघटित हो जाएगा। लेकिन जो जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, प्लास्टिक की ये जो ट्यूब होती है, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, ये अपघटित नहीं होते। तो रानी का अलग अलग कूड़ा इकट्ठा करने का जो आधार है वह है एक में अपघटित होने वाले और दूसरे में अपघटित नहीं होने वाले। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। पहला विकल्प है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। दूसरा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तीसरा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। और चौथा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। अब लंच के बाद पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए कि पाठ को रोचक बनाना चाहिए, तभी तो बच्चे रुचि लेंगे। और रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। पहला विकल्प है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना। दूसरा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्र करना। तीसरा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। और चौथा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए ले जाते हैं, तो कौन सी गतिविधि करने की अनुमति आप नहीं देंगे। तो पहला लिखा है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ये तो सही है क्योंकि कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, तो बच्चे ये पता लगाएंगे। ये तो सही है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्र करना, ये भी सही है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये भी सही है। लेकिन
चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये गतिविधि करने की अनुमति एक शिक्षक होने के नाते आप नहीं देंगे, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि करने की अनुमति आप नहीं देंगे, इसीलिए डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यानी कि बीज अंकुरण की अवधारणा को आपको पढ़ाना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। दूसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तीसरा है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। और चौथा है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो बीज अंकुरण की अवधारणा आपको पढ़ाना है, तो इसमें जो डी विकल्प देख रहे हैं कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारियां होंगी। अब जो मीरा है समोसे, कटलेट, डबल रोटी ये खाती है और दिव्या ऐसा भोजन खाती है जिसमें आयरन की कमी है, तो मीरा जो है वह मोटापे से ग्रस्त होगी क्योंकि वो ऐसा भोजन खा रही है जिससे मोटापा बढ़ जाता है। और जो दिव्या है वह एनीमिया से ग्रस्त होगी क्योंकि वह आयरन की कमी वाली चीजें खाती है, जिसमें लौह तत्व नहीं है, वह चीजें खाना पसंद करती है, तो उसे एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाएगी। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मीरा को होगा मोटापा और दिव्या को एनीमिया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, घुमा फिराकर पूछा जाता है, यहाँ नाम बदल दिए जाएंगे और प्रश्न यही होगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी पढ़ लेते हैं तो कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, और एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर तो आपका ईवीएस कंप्लीट ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप आसानी से 30 में से 28 नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे। इतना आप मान के चलिए यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं। कई प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे, घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता है क्योंकि। पहला विकल्प है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। दूसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है। आप एक प्रयोग करके भी देख सकते हैं। गिलास में पानी लीजिएगा, साधारण पानी, और उसमें नींबू डालिएगा तो नींबू आपका डूब जाएगा। फिर आप क्या कीजिए कि उसी पानी में नींबू को निकाल लीजिए और उसी पानी में 1 चम्मच नमक मिला दीजिए और फिर नींबू डालिए, तो क्या होगा कि नींबू जो है नमकीन पानी में तैरेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो नमकीन पानी होता है इसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नींबू नमकीन पानी में तैरने लगता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। पहला विकल्प है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और चौथा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो पके हुए जो चावल होते हैं रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है।
पहला विकल्प है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। दूसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। तीसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो पूछा गया है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और चौथा है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में ये मदद करता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। पहला विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई। तीसरा है मेधा पाटकर और चौथा है A.K. बनर्जी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला विकल्प है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और चौथा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन जो हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसमें आपका जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, पहला विकल्प है कीटों से दूर रखने के लिए। दूसरा है चिकना और साफ बनाने के लिए। तीसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए और चौथा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आप देखेंगे कि गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। अब कच्चे घर नहीं हैं तो दीवारें तो पक्की हो गई हैं सभी की, लेकिन जो फर्श होता है उसे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। पहला विकल्प है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है निष्पावन और चौथा है फसल की कटाई। तो किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये सभी आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जो नोट्स में बनाऊंगी उनमें ये सभी आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्री में आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, पहले भी करवाए थे और इस बार भी करवाऊंगी। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। दूसरा है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। तीसरा है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना और चौथा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना।
तो इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब इसमें नहीं पूछा गया है तो जो गलत है वह हमें बताना है। तो पहला लिखा है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये भी सही है। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। लेकिन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, ये गलत है। हमें बच्चों को भ्रमित नहीं करना है, बल्कि जो भ्रम उन्हें हो रहा है उसे दूर करना है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं है पूछा गया था। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये उद्देश्य नहीं है पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का। तो डी विकल्प उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला विकल्प है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। दूसरा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तीसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। और चौथा है बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है और बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक। पहला विकल्प है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। दूसरा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। तीसरा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। और चौथा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। अब बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है एक शिक्षक को, तो जो सबसे अच्छा तरीका है वह पूछा गया है। तो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। जब बच्चे चर्चा करते हैं और शिक्षक भी उसमें शामिल होता है तो बच्चे अपने विचार प्रदर्शित करते हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सबसे अच्छा यही तरीका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। दूसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। तीसरा है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो मानचित्र पढ़ने के लिए एक शिक्षार्थी को स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना आवश्यक है। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि ये आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। एक ईवीएस में एक लेसन है जिसमें खिड़की वाला पेट जो है उसकी कहानी बताई गई है। तो जब मैं एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब मैं ये कहानी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अभी प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पहला विकल्प है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। दूसरा है पाचक रस के अंदर अम्लीय होते हैं। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। तीसरा है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और चौथा है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। तो जो पाचन की क्रिया है ये आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना।
पहला विकल्प है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दूसरा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। तीसरा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। और चौथा है निष्कर्ष पर पहुंचने की कुशलता का विकास करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये जो नमूना है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पहला है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। दूसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तीसरा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालिक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। और चौथा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इसमें जो उद्देश्य नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें जो डी विकल्प आप देख रहे हैं यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला पहला विकल्प है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। दूसरा है भैंस की पीठ पर गाना पसंद करता है। तीसरा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। और चौथा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो जो बगुला होता है अक्सर आपने देखा होगा कि ये भैंस की पीठ पर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट होते हैं और ये उन परजीवी कीटों को खाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ईवीएस में आपको पक्षियों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा क्योंकि पक्षियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पक्षियों के बारे में एक पूरा लेसन है, उनके घोंसलों के बारे में और भी पक्षियों से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिलेगा और उनके नोट्स भी मैंने बना रखे हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? पहला विकल्प है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। और चौथा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो इसमें जो आप ए विकल्प देख रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। पहला विकल्प है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। दूसरा है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तीसरा है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और चौथा है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इसमें अंतर पूछा गया है क्वथन और वाष्पीकरण में। तो जो वाष्पीकरण है ये किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जो क्वथन होता है यह किसी भी तापमान पर नहीं होता, यानी कि इसके लिए एक निश्चित तापमान होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है क्वथन। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। पहला विकल्प है 75%, दूसरा है 50%, तीसरा है 100% और चौथा है 25%। तो यदि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है 50%। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, टूटता तारा है, यानी कि जो उल्का होता है, उल्का पिंड, वह क्या होता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है एक समान गति से चलने वाला तारा। दूसरा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। दूसरा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और दूसरा है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो जो टूटता तारा होता है, जिसे उल्का कहते हैं, ये उल्काब होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला विकल्प है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार और कक्षाकार। दूसरा है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। और चौथा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये जो पेपर था, ये 2011 वाला पेपर था। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये 2011 वाला पेपर था। इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँ, मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं कंटिन्यू आपकी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।